अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। मैं हूँ आरज़ू काज़मी और आप हमेशा की तरह से देख रहे हैं भेजा फ्राई। जी हाँ, भेजा फ्राई के नए एपिसोड के साथ हम हाज़िर हैं और हम चलते हैं न्यूज़ की तरफ। और जैसे कि आप सभी जानते हैं कि जी थर्सडे को अक्सर लोग जानते हैं, ख़ैर अगर सभी नहीं भी जानते तो बहुत से लोगों को मालूम है कि थर्सडे को पाकिस्तान फ़ॉरेन ऑफ़िस की तरफ से जो है एक ब्रीफिंग दी जाती है, जिसमें डिफरेंट इश्यूज़ जो उस वीक में हुए होते हैं उसके ऊपर जो मीडिया है उसे ब्रीफिंग दी जाती है। जी हाँ, इस थर्सडे को भी ये ब्रीफिंग दी गई और ब्रीफिंग देने के लिए जो स्पोक्स पर्सन है मुमताज़ मुमताज़ ज़हरा बलूच। जी हाँ, मुमताज़ ज़हरा बलूच साहिबा ने ये ब्रीफिंग दी। उनका कहना सबसे पहले ये था कि जो हमारे यहाँ जो हंगामा चल रहा है, यानी कि पाकिस्तान में जो हंगामा चल रहा है, आप जानते ही हैं कि बलूचिस्तान में भी जो है वो लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, साथ-साथ केपीके में भी जो है वो प्रोटेस्ट किया जा रहा है। और उनका ये कहना था जी, पारा चनार जो कि पाकिस्तान का इलाका है, पारा चनार वहाँ पे जो प्रोटेस्ट चल रहा है उसके लिए मुमताज़ ज़हरा बलूच साहिबा का कहना था कि ईरान की तरफ से जो स्टेटमेंट आई है उसकी ज़रूरत नहीं थी और हम ईरान के उस स्टेटमेंट को नहीं मानते और कोई अहमियत नहीं देते। उनका कहना यही था कि ईरान को इस तरह की स्टेटमेंट नहीं देनी चाहिए थी। ज़ाहिर है कि पाकिस्तान का इंटरनल मैटर है, तो ईरान का कोई स्टेटमेंट देना इस वक़्त बनता नहीं। भारत ईरान एक शिया कंट्री है और सभी जानते हैं कि जो इस वक़्त पारा चनार में चल रहा है वो शिया सुन्नी झगड़ा है। ये और बात है कि वो किसी लैंड को लेकर है, किसी रिलीजियस फेथ या थॉट के ऊपर नहीं लड़ रहे, बल्कि ज़मीन के ऊपर लड़ रहे हैं। और उसमें बहरहाल कहा यही जा रहा है कि 2 ग्रुप्स हैं। अभी तक 225 से ज़्यादा लोग, यानी कि तकरीबन 225 से ज़्यादा लोग ज़ख्मी हो चुके हैं, 50 के करीब लोगों की जानें जा चुकी हैं। लेकिन फिर भी जो है अभी तक कुछ भी कंट्रोल में नहीं आया है और गवर्नमेंट जो है वो कुछ भी कंट्रोल करने में नाकाम दिखाई देती है। खैर, एक बात तो उन्होंने ये कही, उसके बाद उन्होंने जो है ये भी बताया कि जो अभी इस वक़्त हमास का लीडर या कह लीजिए हमास का चीफ जो अभी मारा गया है, इस्माइल हानिया, जी हाँ, उसके लिए भी ये बात की गई कि जी बड़ा अफ़सोस है। और ये फ़ॉरेन ऑफ़िस की तरफ से कहा गया कि जी फ़ॉरेन ऑफ़िस की तरफ से बहुत अफ़सोस किया जाता है या पाकिस्तान की तरफ से बहुत अफ़सोस किया जाता है उसके मारे जाने को, जिसको हमारे यहाँ बहरहाल उसको शहीद बताया जा रहा है, तो उसके लिए भी फ़ॉरेन ऑफ़िस ने ये बात की। साथ ही साथ इसके लिए ये खबर भी आई है, बहुत से लोगों का ख़्याल था कि इस्माइल हानिया जो है उसको मिसाइल अटैक करके मारा गया है, लेकिन अब पता ये लगा है कि उसके रूम में जहां वो रह रहा था ईरान में, यानी कि तेहरान में, और तेहरान आप जानते हैं कि ईरान में है। तो जी उसके लिए ये बताया जा रहा है कि तकरीबन 2 वीक से उसके रूम में जो है वो बॉम्ब लगा दिया गया था। और हैरत की बात यह है कि ना तो उसके गार्ड्स को पता लगा, ना ही किसी और को इस बारे में पता लग सका कि उसके रूम के अंदर जो है बॉम्ब फिट था और उसके बाद रिमोट से उस बॉम्ब को उड़ा दिया गया। 2 हफ्ते तक वो किस तरह से लगा रहा, क्या ये लोग इस किस्म की बात भी कर रहे हैं कि हो सकता है कि ये अमेरिका की तरफ से कुछ किया गया हो और अमेरिका ने ईरान को कहा हो इस तरह करने के लिए, और इज़राइल का हो सकता है इसमें कोई लेना-देना हो ही ना, बल्कि ईरान ने ऐसा किया हो, क्योंकि उसके बाद ये कहा गया हो कि अगर तुम ऐसा कर लोगे तो हम तुम्हारे ऊपर से सारी सैंक्शंस तो ना सही, लेकिन इतनी ज़रूर सैंक्शंस हटा देंगे जिससे ऑयल जो है वो अपना सेल कर सके सारी दुनिया को ईरान। और क्योंकि इस वक़्त सभी जानते हैं कि हर एक की नज़र जो है वो गल्फ कंट्रीज़ और रशिया के ऊपर है और वहां से ऑयल लिया जा रहा है। लेकिन अगर ईरान इस बात में कामयाब हो जाता है कि अमेरिका उसको कम से कम तेल बेचने की परमिशन दे दे, तो शायद लोगों का ये ख्याल है, कुछ लोगों का ये कहना है कि हो सकता है कि ये ईरान की तरफ से ये शरारत की गई हो। लेकिन अभी तक कुछ कोई चीज भी क्लियर नहीं है। अभी तक इसराइल ने इस बारे में कोई जवाब नहीं दिया है, लेकिन ईरान जरूर इसराइल को धमकियां देता दिखाई दे रहा है और कई बार उन्होंने कहा है कि जी हम इस बात का बदला लेंगे। बात हम कर रहे थे पाकिस्तान फॉरेन ऑफिस की। पाकिस्तान फॉरेन ऑफिस की तरफ से ये भी कहा गया है, यानी कि मुमताज जहरा बलोच साहिबा ने ये भी बताया है या ये भी कहा है कि लगता ये है कि पाकिस्तान के बारे में कि भारत के जो मीडिया है और भारत के जो ऑफिशियल्स हैं उनके सर पे पाकिस्तान का जुनून सवार हो गया है, ये कहना था इनका स्पोक्स पर्सन जो है उनका। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि जब तक भारत जो है वो वापस 370 नहीं लगा देता, कश्मीरियों को उसके हक नहीं दे देता, तब तक भारत और पाकिस्तान के दरमियान जो टेंशन है वो उसी तरह से बनी रहेगी। और जो पाकिस्तान
है वो हमेशा ही कश्मीरियों के साथ खड़ा रहेगा। बहुत अच्छी बात है जी, बहुत अच्छी बात की आपने। पाकिस्तान बिल्कुल कश्मीरियों के साथ खड़ा रहेगा, लेकिन कौन से कश्मीरी? क्या जो पाकिस्तान की तरफ कश्मीर का हिस्सा है, या कश्मीर जो पाकिस्तान की तरफ है, क्या उस उन लोगों के साथ खड़ा है पाकिस्तान, या सिर्फ बॉर्डर पार जो कश्मीर है सिर्फ हमें उसकी फिक्र लगी हुई है और हम उनके गम में घुलते चले जा रहे हैं, लेकिन जो कश्मीर हमारे पास है हम उसके बारे में कोई बात नहीं कर रहे, और ना ही उन लोगों की किसी भी प्रोटेस्ट का, किसी भी डिमांड्स के लिए उनसे बात की जा रही है, ना ही उनके डिमांड्स को पूरा किया जा रहा है। और इसी वजह से हमारी साइड पे जो कश्मीर है उसके लोग हमें काफी परेशान नजर आते हैं, बार बार प्रोटेस्ट करते दिखाई देते हैं। लेकिन पाकिस्तान के ऑफिशियल्स, पाकिस्तान का फॉरेन ऑफिस हो, चाहे पाकिस्तान के आप कह लीजिए कि मिनिस्टर्स हो, वो जब भी बात करते हैं वो बॉर्डर पार कश्मीर की बात ही करते हैं। अपनी कश्मीर का भी कभी कुछ बता दीजिए करें मैडम, ताकि पता तो चले कि हमारी तरफ कश्मीर में लोग क्या कर रहे हैं, क्यों परेशान है, क्यों प्रोटेस्ट कर रहे हैं, क्यों बार बार दुहाइयां दे रहे हैं, क्यों बार बार उनके साथ जो है जुल्म किया जा रहा है। महंगाई अलग है और उनके राइट्स भी उनको नहीं दिए जा रहे, वो बहुत परेशान है। वहां पे मोबाइल सिग्नल्स भी सही काम नहीं करते, उसके साथ साथ इंटरनेट कनेक्शन भी अक्सर खराब रहते हैं। तो अगर आप थोड़ी सी बात अपनी साइड के कश्मीर के लिए भी कर लें तो अच्छा होगा। बाकी तो जो इंडियन साइड कश्मीर है उसके लिए तो कब से पाकिस्तान जो है, जिस वक्त इमरान खान थे तब भी प्रोटेस्ट करते रहते थे लोग, और इमरान खान जो है कहा करते थे हर फ्राइडे को जी ह्यूमन चेन बनाएंगे। जी हाँ, लोग एक दूसरे के हाथ पकड़ के खड़े हों, ह्यूमन चेन बनाएं, प्रोटेस्ट करें कि भारत 370 वहां लगा दे। मतलब 370 लगे या 370 ना लगे, उससे पाकिस्तान को क्या फर्क पड़ता है, ये तो मुझे समझ नहीं आई अभी तक। हाँ, ये जरूर है, पाकिस्तान ये नहीं कहता कि हमें वो कश्मीर दे दो, बस 370 लगा दो, फिर चाहे जो मर्जी करते रहो। तो भाई उनकी मर्जी, वो 370 लगाएं या 370 ना लगाएं, आपको किस बात का गम है जो आप बार बार यही कहते रहते हैं। लेकिन हाँ, ये जरूर है कि चले, अगर कहने की आपको आदत पड़ गई है और सालों से आप कह रहे हैं, तो अब आपने सुधरना तो है नहीं, आपने रुकना तो है नहीं, तो कहते रहिए। इसलिए कि आपके सब कुछ कहने से हमने ही देखा कि भारत की गवर्नमेंट को या भारत के लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ रहा। हाँ, ये जरूर है कि आप अगर अपनी तरफ के कश्मीर के ऊपर थोड़ा सा ध्यान दे दीजिए, थोड़ी सी इंपॉर्टेंस अपनी तरफ के कश्मीर को दे दें तो बेहतर होगा। इसलिए कि हमारी तरफ के कश्मीर के लोग जैसे परेशान हैं, जिस तरह से प्रोटेस्ट कर रहे हैं, जिस तरह से खाने पीने की चीजों का और कई दूसरी चीजों का, इवन इलेक्ट्रिसिटी बिल के लिए भी वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि बहुत ज्यादा आ रहा है। तो अगर हम उनको भी कुछ अपने जैसा ही समझ लें और उनको एक आउटसाइडर की तरह ट्रीट ना करें तो मेरा ख्याल है कि बेहतर होगा। वरना फिर यही है कि वो नाराज होंगे, वो प्रोटेस्ट करेंगे और आप कहेंगे कि जी ठीक है, जो भी हो रहा है होता रहे, हम क्या करें। मगर हमें तो जी फिक्र पड़ी हुई है उस कश्मीर की जो भारत के पास है। तो यकीनन हमारा वही हाल है कि हमारे अपने कश्मीर में हाल खराब है, लेकिन हमें उनकी तरफ देखने की फुर्सत नहीं है। साथ साथ चाइना की अगर हम बात करें तो चाइना के लिए भी हमें बहुत ज्यादा फिक्र है चाइना की, लेकिन हमें वहां पे जो मुस्लिम है, उरीगर मुस्लिम, उनके लिए कोई प्रॉब्लम हमें नहीं है, कोई परेशानी हमें नहीं है कि हम कहें कि जी वहां पे जिस तरीके से उनको भी रखा जाता है, उनको जिस तरह से मारा पीटा जाता है, जिस तरह से नाम मोहम्मद रखना मना है, जिस तरह से वहां पर मस्जिदें तोड़ी जाती हैं, उसके बारे में हमारे मुंह से एक आवाज नहीं निकलती। हमारे पास अगर कोई मेहमान भी आ जाए, जिससे हम यानी पाकिस्तानी गेस्ट हो, और उससे हम यही सवाल करें, तो वो भी जी गोल गोल जलेबियां बनाकर निकल जाते हैं और कह देते हैं कि हाँ जी हाँ कर लेंगे, इतनी क्या टेंशन है, बात हो जाएगी चाइना से। लेकिन बात चाइना से हम नहीं करते, और जाहिर सी बात है कि चाइना से हम बात कैसे करें, चाइना से तो हमने पैसा लेना है, चाइना से हमने प्रोजेक्ट्स लेने हैं, और वो प्रोजेक्ट्स जो कभी जिंदगी भर कंप्लीट नहीं होते। सुनते आए थे कि जी सी पैक से बहुत कारनामा हो जाएगा, सी पैक से बहुत किस्मत बदल जाएगी, पाकिस्तान भी उन कंट्रीज में आ जाएगा जो खुद ही कमाते खुद ही खाते हैं। और ये बात हमें 10-11 साल पहले बताई गई थी। कहा यही गया था कि जी जो सी पैक है उससे पाकिस्तानियों को बहुत ज्यादा जॉब्स मिलेंगी, रोजगार बढ़ेगा, यहाँ पर हमारे पास पैसा ही पैसा होगा, हमें किसी की मोहताजी नहीं रहेगी, हमें किसी से मांगना नहीं पड़ेगा, हमें किसी से कहना नहीं पड़ेगा कि जी आप हमारे पास कुछ पैसे रखवा दीजिए बैंक में सिर्फ देखने के लिए, जैसे सऊदी अरब रखवाता है। लेकिन ये सब कुछ जो है ठीक हो जाएगा, 10 साल से ज्यादा हो गया। हमने देखा कि सी पैक वैसे का वैसा है, सी पैक को इमरान खान ने बंद करवा दिया था, और इमरान खान साहब जो है
کبھی کہتے تھے اس پہ کام ہونا ہے اور کبھی کہتے تھے اس پہ کام نہیں ہونا ہے. یہی حال نواز شریف اور شہباز شریف کا بھی رہا اور جو بھی گورنمنٹ آئی بہرحال سی پیک پہ کام نہیں ہو پائے. اور سی پیک میں جو پیسے لگائے گئے اور جس کا کہ چائنا بہت دعوے بھی کرتا ہے, ایک بڑی لمبی چوڑی رقم یعنی کہ ایک بڑی لمبا چوڑا فنڈ جو ہے یو ایس ڈالرز کی شکل میں جو بتایا جاتا ہے تقریباً $64 بلین یا کچھ. تو جی اس کا بھی ریکارڈ جو ہے وہ آپ کے پاس کہیں نہیں ہے. آپ کے پاس یہ ریکارڈ نہیں ہے کہ اتنا پیسہ چائنا نے دیا, اور اگر دیا تو وہ پیسہ کہاں گیا اس بات کا بھی کوئی ریکارڈ نہیں. ہاں یہ ضرور ہے کہ عاصم سلیم باجوہ جو اس وقت چیئرمین جن کو لگایا گیا تھا سی پیک کا, وہ مالا مال ہو گئے اور انہوں نے اپنی ایک نہیں بلکہ 100 سے بھی زیادہ جو ہے وہ پیزا فرنچائز بنائی. اور اس کے بعد عمران خان کے ٹائم پر ہی ان کو کلین چٹ بھی دے دی گئی کہ جی یہ سب پیسہ جو ہے وہ اصل میں ان کی فیملی کا ہے. اور اس کے علاوہ عمران خان نے ان سے کچھ نہیں پوچھا. ہاں یہ ضرور سننے میں آیا تھا کہ کیونکہ انہوں نے بہت زیادہ کرپشن کی تھی تو چائنا کچھ ناراض تھا, اور چائنا نے کہا کہ جی ان کو جو ہے وہ مزید دنوں کے لیے, مطلب کچھ اور دنوں کے لیے ہرگز جو ہے وہ چائنا ایز اے چیئرمین آف سی پیک نہیں رکھنا چاہے گا. تو اس وجہ سے جی ان کی جاب جو تھی وہ خدا خدا کر کے ان کی جاب جو تھی وہ ختم کی گئی, اور ان سے کہا گیا کہ ایسا کرو بیٹا یہاں سے پھوٹ لو, اس لیے کہ اگر تم سویلین ہوتے تو تمہیں سزا دے بھی دیتے, ہم تمہیں کوئی جیل ویل کی ہوا کھلا دیتے کچھ ٹائم کے لیے. لیکن آپ کیونکہ بھائی لوگ کے میں سے ہیں تو ظاہر ہے بھائی لوگ کو تو کوئی جیل میں ڈال نہیں سکتا ہے, بھائی لوگ کو تو ظاہر ہے ہر چیز کے لیے معافی ہے, ہر چیز کے لیے جو کریں ان کا ملک ہے, ہم تو یہاں پہ خواہ رہتے ہیں. جی ہاں, تو یہ ہوا اور اس کے بعد عمران خان نے عاصم سلیم باجوہ کو دی کلین چٹ اور کہا کہ جی ٹاٹا بائے بائے, اور بلکہ ان سے کہا کہ آتے جاتے رہیے گا, گھبرائیے گا نہیں. لیکن ظاہر ہے کہ چائنا گھبرا گیا اور اس طرح سے جو سی پیک تھا وہ بھی کہیں کا کہیں رہ گیا. لیکن ہم نے جو ہے یہ ضرور سنا تھا کہ سی پیک کا جو ہے وہ سی پیک 2 یعنی کہ سیکنڈ فیز جو ہے وہ سٹارٹ کرنے کی بات کی جا رہی ہے. اور اس کے بعد کہا یہ گیا کہ جی وہ سیکنڈ فیز جو ہے وہ شروع ہو گیا, نہیں فرسٹ بنا نہیں لیکن سیکنڈ جو ہے وہ سٹارٹ کرنے کی بات کی گئی. لیکن ساتھ ہی ساتھ اگر ہم اوریگر مسلمز کی بات کریں تو اوبویسلی پاکستان وہاں پہ کوئی بات نہیں کرتا چائنا سے, اور ہم ڈرتے ہیں, ہم آنکھیں دکھاتے ہیں اسرائیل کو جس سے ہمارا کوئی لینا دینا نہیں ہے, ہم آنکھیں دکھاتے ہیں بھارت کو کشمیریوں کو لے کر اور کبھی انڈین مسلمز کو لے کر, حالانکہ وہاں پہ بھی جو انڈین مسلمز ہیں وہ کہتے ہیں کہ بھائی ہم اپنے آپ کو اپنے پرابلمز کو, اگر کوئی بھی ایشو ہے تو ہم خود دیکھ لیں گے, پاکستان کو بولنے کی ضرورت نہیں. لیکن پاکستان جہاں پہ مائنورٹیز کا حال خراب ہے, جہاں پہ مائنورٹیز کو ہم نے اتنا کم کر دیا ہے کہ آدھے سے زیادہ تو بھاگ گئے اور جو رہ گئے ان کو ہم نے کلمے پڑھا دیے, لیکن اس کے باوجود ہمیں جو ہے شرم نہیں آتی, اور ہم بجائے اپنی مائنورٹیز کا حال صحیح کرنے کے ہم جا کر بھارت کو بھاشن دے رہے ہوتے ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ کشمیر کی بات کر رہے ہوتے ہیں. کشمیر کے لوگ تو پاکستان میں بھی بہت ناراض ہیں, اور جیسا میں نے کہا کہ ان کو ان کے رائٹس نہیں دیے جا رہے, ہر چیز مہنگی ہے اور وہ بہت ناراض ہیں. کچھ دن پہلے ہم نے دیکھا بھی تھا کہ انہوں نے جو پروٹیسٹ شروع کیا تھا تو اس میں نہ صرف یہ کہ پولیس کے لوگوں کو مارا بلکہ رینجرز کو بھی اٹھا کے نیچے پھینک رہے تھے. لیکن ہمیں وہ سب کچھ دکھائی نہیں دیتا. ہمارا فارن آفس ہو, چاہے ہمارے منسٹرز ہوں, چاہے ہمارے یہاں کے کوئی بھی آفیشلز ہوں, وہ اٹھ کر یہ ضرور کہتے ہیں کہ ہم انڈین مسلمز کے ساتھ ہیں. بہت عجیب سی بات ہے, لیکن بہرحال آپ پہلے اپنے لوگوں کے ساتھ تو ہو جائیے, اس کے بعد باہر والوں کے ساتھ بھی ہو جائیے گا اگر اتنا فالتو کا ٹائم ہے آپ کے پاس. لیکن یہ ضرور ہے کہ پہلے اپنے لوگوں کو دیکھ لیجئے پھر بات کریں گے. خیر بات ہم کریں گے یوسف رضا گیلانی صاحب کی. یوسف رضا گیلانی صاحب جو کہ پاکستان کے پرائم منسٹر بھی رہ چکے ہیں, پاکستان پیپلز پارٹی سے ان کا تعلق بتایا جاتا ہے, بلکہ ہے تعلق, اور آج کل یہ سینٹ کے چیئرمین بھی ہیں. جی ہاں, کچھ دن پہلے یہ یو کے گئے تھے. جی ہاں یو کے گئے تھے, آفیشل وزٹ کے اوپر یو کے گئے تھے, اور جاتے جاتے اپنے 2 بیٹوں کو بھی ساتھ لے گئے. جی ہاں, یہ جو آپ کو سرکل میں نظر آ رہے ہیں, ریڈ سرکل سا بنایا ہوا, یہ دونوں ان کے بیٹے ہیں. تو جی اپنے بیٹوں کو بھی لے گئے اور سرکاری خرچے پہ لے گئے ہیں. جیسے کہ آپ سمجھ ہی سکتے ہیں کہ یہاں سے لندن کے لیے یا یو کے لیے جو فلائٹ لی گئی ہوگی, کیونکہ پی آئی اے تو آج کل میرے خیال جاتی نہیں ہے, لیکن خیر جو فلائٹ بھی جاتی ہے, اور پی آئی اے ویسے بھی ٹریول نہیں کرتے ہوں گے مجھے یقین ہے. تو جی اس کے بعد وہ سارا خرچہ جو ہے وہ پاکستان کی گورنمنٹ نے ہی ادا کیا. جی ہاں, وہ لے گئے ہیں آفیشل وزٹ پہ اپنے بیٹوں کو بھی ساتھ. اور یوسف رضا گیلانی صاحب نے ذرا سا بھی نہیں سوچا کہ پاکستان کی حال خراب ہے. ان میں سے ان کے جو 3 بیٹے ہیں ان میں سے ایک بیٹا جو ہے وہ یو کے میں ہے اور وہاں پر کوئی پڑھائی وڑھائی کر رہا ہے, اور اس کی جی گریجویشن کی ڈگری ملنی تھی, اور اس کے لیے سارا خاندان جو ہے وہ وہاں پر پہنچا, اور
पाकिस्तान के तरफ से जाते हुए उन्होंने उस विजिट को ऑफिशियल विजिट बना लिया, जिसकी वजह से सारा खर्चा पड़ा मेरे और मेरे जैसे दूसरे वर्किंग क्लास के ऊपर, जिसके टैक्स के पैसों से इन लोगों का टिकट खरीदा गया, जिसके टैक्स के पैसों से इन्होंने ये मौजें की और ये पहुंच गए लंदन। जी हाँ, और उसके बाद इनको जरा सी भी शर्म नहीं आई, और उसके बाद हमारे जी जो गवर्नमेंट में लोग हैं या जो हमारे फाइनेंस मिनिस्टर साहब हैं, वो कहते हैं कि जी गवर्नमेंट जो है वो अपने खर्चे कम करने की कोशिश कर रही है। तो सर पूछना ये था, क्या खर्चे इस तरह से कम किए जाते हैं, ये भी बता दीजिए। यूसुफ रजा गिलानी साहब के बारे में एक बात और भी है जो कि बहुत मशहूर है, बल्कि सच है और सारी दुनिया को पता है। जिस वक्त 2010 में फ्लड आया था पाकिस्तान में, तो टर्की यानी अब तो खैर तुर्किया कहते हैं, टर्की जो है उनकी फर्स्ट लेडी और उनके प्रेसिडेंट जो थे, उन्होंने विजिट किया पाकिस्तान। और होता है ना कि जैसे इतना फ्लड आया, लोग इतने परेशान हैं, बेघर हो गए हैं, लोगों का बुरा हाल था पाकिस्तान में। तो जी फर्स्ट लेडी जो थी तुर्किया की, उन्होंने अपना कोई कीमती नेकलेस था, वो पाकिस्तान के जो उस वक्त के प्राइम मिनिस्टर थे यूसुफ रजा गिलानी साहब, या पिक्चर में देख सकते हैं, उनके हवाले किया डोनेशन के तौर पे कि जी इसको, ये डोनेशन है पाकिस्तान की पब्लिक के लिए जो कि फ्लड में परेशान हो रही है। और उसका रिजल्ट ये निकला कि जी यूसुफ रजा गिलानी साहब की बेगम साहिबा जो थी, उनको वो नेकलेस बड़ा पसंद आ गया और वो नेकलेस उठाकर 9-11 होके घर चली गई। लेकिन खैर ये बात जो थी वो मीडिया तक आ गई, इस बात को बहुत डिस्कस किया गया, बड़ा उछाला गया, और उसके बाद जी हुआ ये कि ये बात होते होते जो है वो फर्स्ट लेडी जो थी तुर्किया की, उन तक भी पहुंच गया। और उन्होंने फिर बड़ा नाराजगी का इजहार किया, बहुत गुस्सा हुई, और उन्होंने कहा भाई ये क्या बात है, मैंने तो डोनेशन दी थी, और मैंने तो ये जो गरीब अवाम, गरीब पब्लिक जो पाकिस्तान की है, उसकी मदद करने के लिए मैंने ये नेकलेस अपना दिया था। मैंने इसलिए नहीं दिया था कि आपकी बेगम ले जाए और वो पहन पहन के शादियों में और बारातों में और फंक्शन में जाया करें। बहरहाल किसी ना किसी तरीके से वो नेकलेस वापस लिया गया। जी हाँ, वो नेकलेस जो था वो वापस लिया गया, लेकिन उसके बाद ना किसी को शर्म आई, ना किसी को गैरत आई, ना कोई शर्मिंदा हुआ। ये एक आम सी बात है, मतलब लोगों में पाकिस्तान के लोगों में, मुझे नहीं पता कि क्या प्रॉब्लम है कि लोगों का पैसा भी खा जाते हैं, लोगों के जो इस तरह के गिफ्ट्स हो जो किसी ने दिए हो डोनेशन के तौर पे, वो उठाकर ये अरबपति खरबपति लोग ले जाते हैं, जैसे कि यूसुफ रजा गिलानी साहब है। ये कोई गरीब आदमी नहीं है कि इनके पास पैसा नहीं है तो ये सरकारी खर्चे पे अपना पूरा खानदान लेकर जो है लंदन पहुंचे, बल्कि ये अच्छे खासे पैसे वाले लोग हैं। लेकिन जाहिर है जब मुफ्त का कोई काम कोई चीज मिल रही हो, में कोई काम हो रहा हो, तो अपना पैसा कौन खर्च करता है। तो यही हाल इनका है, और ये जी बताया जा रहा है कि अब ये पहुंचे हैं लंदन, और वो खर्चा जो है वो जाहिर है कि जैसे मैंने कहा कि मेरे और मेरे जैसे बहुत सी वर्किंग क्लास जो है उन लोगों के टैक्स के पैसे से वो टिकट विकट खरीद के इनको दिया गया है कि जी जाइए और जाकर यूके में घूम कर आइए, ऑफिशियल विजिट है। और यही रिकॉर्ड जो है इससे पहले भी यूसुफ रजा गिलानी साहब का रहा है कि उनकी बेगम साहिबा जो है वो गिफ्ट में दिया हुआ नेकलेस, यानी इमरान खान के ऊपर तो बड़ा शोर मचता है, इमरान खान घड़ी ले गए, इमरान खान ने घड़ी बेच दी, इमरान खान घड़ी खा गए। लेकिन ये तोशा खाना से चीजें ले जाने की कोई पहली वारदात नहीं है जो इमरान खान ने की। इमरान खान के अलावा भी जितने भी प्राइम मिनिस्टर रहे, जितने भी प्रेसिडेंट रहे, चाहे वो नवाज शरीफ हो, चाहे वो आसिफ अली जरदारी हो, चाहे वो यूसुफ रजा गिलानी हो, या कोई भी दूसरे प्राइम मिनिस्टर और सदर जो पाकिस्तान के प्रेसिडेंट्स रहे हो, उन सभी ने तोशा खाना में हाथ साफ किया है। लेकिन बात सारी ये कि इमरान खान थोड़े फेमस ज्यादा हो गए, इसलिए कि इमरान खान की खबरें जो है वो लोग जरा शौक से सुन लेते हैं, इस वजह से शायद रीजन यही रहा है। बहरहाल मैं खान साहब का कोई साथ नहीं दे रही, मैं इमरान खान को कोई डिफेंड नहीं कर रही, लेकिन मैं ये बता रही हूँ कि जितने चोर इमरान खान है उतने ही चोर बाकी के भी लीडर हमारे हैं। शायद यही वजह है कि पाकिस्तान का हाल आज ये है। वरना अगर ये लोग थोड़ा सा भी नरेंद्र मोदी जी से सीख लेते, यानी कि मैं ये नहीं कह रही कि वो हर चीज सही करते हैं, उनकी कंट्री में भी हो सकता है बहुत से लोग उनसे नाराज हो, बहुत से लोगों को उनकी पॉलिसीज पसंद ना आती हो, लेकिन तोशा खाना की अगर बात करें तो तोशा खाना से चोरी की कोई वारदात भी इंडियन प्राइम मिनिस्टर ने नहीं की। बल्कि उनका जो इंटरव्यू मैंने देखा था और उसमें यही बताया जा रहा था कि जब वो चीफ मिनिस्टर थे गुजरात के, तो जितने साल भी वो चीफ मिनिस्टर रहे और उनको जितने भी गिफ्ट्स मिले, वो सारे गिफ्ट्स उन्होंने सेल कर दिए थे और गर्ल्स एजुकेशन के लिए वो पैसा दे दिया था। लेकिन ये वाली सोच और ये वाली शर्म और ये वाला ख्याल अपनी कंट्री का, या अपनी कंट्री में जो बच्चियां हैं या जो गर्ल्स
कॉलेज है या गर्ल्स स्कूल है, उसके बारे में सोचने की इतनी ज़्यादा हमारे यहाँ कोई रिवाज नहीं है। हमारे यहाँ लोग सिर्फ़ अपना सोचते हैं और यही सोचते हैं कि मैं कौन-सी चीज़ तोशाखाना से ले जाऊँ और उसको बेच-बाच के खा जाऊँ। यहाँ पे ये नहीं सोचा जाता कि चलो हम भी कोई गर्ल्स एजुकेशन के लिए कोई चीज़ दे दें या चलो बॉयज़ एजुकेशन के लिए दे दें, किसी काम में दे दें, किसी के मेडिकल के लिए हेल्प कर दें। और सबसे बड़ी बात कि जो नेकलेस था वो तो फ्लड विक्टिम्स के लिए था, लेकिन फ्लड विक्टिम्स को तो नहीं दिया गया था, उसके बजाय यूसुफ रज़ा गिलानी साहब ने अपनी बेगम को गिफ्ट कर दिया। वो तो ये और बात है कि वो बात जो थी वो बाहर आ गई और इस तरह से वो खबर क्योंकि मीडिया में आ गई तो इनको वो नेकलेस वापस करना पड़ गया, वरना आज भी वो नेकलेस उन्हीं के पास होता और वो एंजॉय कर रही होती फंक्शंस में पहन पहन के। लेकिन बहरहाल हम लोग थोड़े लालची से लोग हैं मेरा ख्याल है, और छोटे दिल हैं हमारे, और लालच हमारे अंदर बहुत है, किसी के भी थैंकफुल नहीं होते। मैंने देखा है पाकिस्तानियों को कि वो लोगों से मदद लेते हैं, लोगों से पैसा लेते हैं, मदद लेते हैं और उसके बाद पलट कर उन्हीं को गालियां देते हैं। लेकिन शायद हमारा हाल जो खराब हुआ है उसमें बहुत हाथ जो है बहुत ज्यादा जिसे कहना चाहिए रोल हमने खुद ही प्ले किया है, क्योंकि हम जो है कभी ढंग के इंसान बन नहीं सके, कभी हमें शर्म नहीं आई और कभी हमने एहसास नहीं किया दूसरे लोगों का। लेकिन बार यहाँ से हम चलते हैं, आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, जल्दी फिर मिलेंगे। थैंक यू।